हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल में हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के और बायोमोलिक्यूल्स के इनिशियल टॉपिक्स के शुरुआती में 3 वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उन वीडियोस को प्रॉपर्ली देखा होगा। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड लेवल में पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता है कि किस लेवल पे हमें प्रैक्टिस करनी है और क्या जो बारीकियां हैं इस चैप्टर्स की वो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर्स भी है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हैं, कुछ बच्चे तो नहीं कवर कर पाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक चूँकि इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपका रैंक डिसाइड करता है। मैं ये कहूँ तो इस चैप्टर्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आप क्रम से बस वीडियोस को देखिए और जो प्रैक्टिस के लिए बोला गया है प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर किताब से एक बार रीडिंग लगा लीजिए। मुझे 100% यकीन है कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट्स यहाँ शेष नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप हमसे पूछिए। डू माय बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स मैं बता पाऊँ और मैं प्रैक्टिस भी आने वाले समय में जारी रखता रहूँगा। ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली कि हमारी लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आपकी ये आपकी लास्ट क्लास ही हो। अगर आगे से हमारे पास सर्कुलर आता है तो हम इसको ऑफलाइन क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि इसके वीडियो ज़रूर देखें और पूरे देखें और जो चीज़ नोट करने वाली है वो नोट डाउन भी करें। बच्चों, हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वो था ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड में। देन स्ट्रक्चर था फ्रक्टोज का, ये भी मोनोसेकेराइड था। उसके बाद हम लोगों ने डाइसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। डाइसेकेराइड में हमने आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर बताया था और माल्टोज का स्ट्रक्चर बताया था और लैक्टोज का स्ट्रक्चर बताया था। बच्चों, स्ट्रक्चर में जो की पॉइंट्स थे वो आपको याद रखने चाहिए कि जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C1 C2, C1 अल्फा डी ग्लूकोज का और जो C2 होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज का रहता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये देखो समरी मैंने लिख दी है यहाँ पे। सुक्रोज का स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दैट इज C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स रहती है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर की समरी है ये आपको याद रहनी चाहिए। माल्टोज के स्ट्रक्चर में आपको सिखाया था कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं और C1 और C4 से ये कनेक्ट रहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से और एनोमेरिक OH ग्रुप होने की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज C1 और C4 से कनेक्ट होते हैं। इसमें भी एनोमेरिक OH ग्रुप होने की वजह से ये भी रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स की समरी थी जो मैंने यहाँ आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दी है। बच्चों, पिछली क्लास में जाकर के आप स्ट्रक्चर्स को ढंग से बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। खैर, जो कीवर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इस तरह के रहते हैं और इससे भी आपके आंसर्स निकल आएंगे। ठीक है, वही है। देखो, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिले। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किसके हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के हैं। सुक्रोज से हम लोगों को मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज और लैक्टोज से मिलता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। तो बच्चों, ये कुछ समरी है, डायग्राम के फॉर्म में है, आप इससे भी सीख सकते हो। हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड स्टार्ट कर दिया था और पॉलीसेकेराइड में हमने स्टार्च भी बताना स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड में आपको 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? एक है स्टार्च, स्टार्च के बाद सेलुलोज और सेलुलोज के बाद आपको पढ़ना है ग्लाइकोजन, जिसको आप एनिमल स्टार्च भी कहते हो।
तो देखो, सबसे पहले स्टार्च को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करके ये देखना होगा कि स्टार्च बेसिकली बना किससे होता है। मतलब स्टार्च जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है और ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज को आप जोड़ते चले जाओ तो आपका क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। तो आपने स्टार्च का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज मिल गया। स्टार्च के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो स्टार्च है वो नेचुरल पॉलीमर है और इसके लिए मोनोमर की अगर हम बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। स्टार्च को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो स्टार्च है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। मतलब स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट सीधी चेन होती है, वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है जो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन के साथ साथ उसमें कुछ साइड चेन्स भी रहती हैं, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, और उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं एमिलोपेक्टिन। तो स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एमाइलेज और एमिलोपेक्टिन। ये देखो, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट इज एमाइलोज एंड सेकेंड इज एमाइलोपेक्टिन। अब देखो, एमाइलोज के बारे में आपको बताया मैंने। एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, अनब्रांच्ड चेन इसमें देखी जाती है और 200 से 1000 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं किसके, अल्फा डी ग्लूकोज के। और जुड़ने की जो जगह होती है वो C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का डेवलप होना, ये जुड़ने का तरीका है। C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अगर अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से 1000 मॉलिक्यूल तक जोड़ करके अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाया जाए तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो एमाइलोज का होगा, और एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है। ये देख सकते हो आप, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 ये आपस में H2O के रूप में निकल जाते हैं, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद जो स्ट्रक्चर आपका बनता है वो दिखने में इस तरह का रहता है। इसको बोलते हैं C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यही स्ट्रक्चर होता है किसका, एमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है। और एमाइलोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये ग्लूकोज का वो कंपोनेंट है जो स्टार्च का वो कंपोनेंट है जो स्टार्च में ऑलमोस्ट 20% के आसपास रहता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ये होता है। अब अगर हम बात करें, ये तो कार्बन नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी जानकारी है इसकी कि दीज कॉर्नर्स आर नॉट कार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैं बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो को मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर रहा हूँ। दूसरा कंपोनेंट था एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसमें ब्रांच्ड चेन देखने के लिए मिलती है, और C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अलावा इसमें C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी देखने के लिए मिलता है। दो तरह के लिंकेज हैं। C1 C4 तो एमाइलोज में था, यहाँ भी रहता है, मतलब चेन तो रहेगी, मगर एक चेन जब दूसरी चेन से जुड़ेगी तो वहाँ कौन सा लिंकेज देखने के लिए मिलेगा, C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से हमें ब्रांच्ड चेन टाइप का एक पॉलीमर मिलेगा जिसको हम एमिलोपेक्टिन कहेंगे, और ये वाटर इनसॉल्युबल रहता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में कनेक्ट हैं, तो इसको बोलते हैं C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ भी देखो, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें भी कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 4 है, इनके बीच के लिंकेज को भी हम क्या बोलेंगे, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मगर ये वाली चेन जब दूसरी चेन से जुड़ेगी तो हम क्या देखते हैं, ये कार्बन नंबर 6 है और ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 भी आपस में जुड़ जाता है, जिससे दो ब्रांच या दो चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एमाइलोज में केवल एक ही लिंकेज था, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एमिलोपेक्टिन में दो लिंकेज है, C1 C4 तो है ही, C1 और C6 लिंकेज भी देखने के लिए मिलता है। और इस कंपोनेंट को हम कहते हैं कि दिस कंपोनेंट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट स्टार्च में ऑलमोस्ट 80% तक देखने के लिए मिलता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हो
एमाइलोस और एमिलोपेक्टिन के डिफरेंसेस आप देख सकते हो, लिखा है माइनर कंपोनेंट है, 15 to 20% स्टार्च में मिलता है एमाइलोस, वाटर सॉल्युबल होता है, अनब्रांच्ड और लीनियर चेन इसमें देखने के लिए मिलती है और उसमें एक ही लिंकेज होता है जो कहलाता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की जिसको हम एमिलोपेक्टिन कहते हैं, ये हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, स्टार्च में 80 to 85% देखने के लिए मिलता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसमें ब्रांच्ड चेन देखने के लिए मिलती है और दो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, एक होता है C1C4 और दूसरा होता है C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें देखने के लिए मिलता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। क्लियर। अब हमने कल ये क्वेश्चन कर भी लिया था, ऑन हाइड्रोलिसिस स्टार्च विल फाइनली गेट ग्लूकोज, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। फिलहाल यहाँ आंसर ग्लूकोज है तो आपका आंसर ग्लूकोज होगा। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। यहाँ से हम लोगों को आज की क्लास में बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करना था, थोड़ा सा रिकॉल कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो मेन पॉइंट थे वो मैंने रिवीजन में आपको बता दिए हैं और वो पूछे जाते हैं सारे पॉइंट्स, इसलिए याद रखिएगा। ओवरऑल एक शब्द तो याद रखिएगा ही रखिएगा कि जो स्टार्च होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, फिर लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा तो एमाइलोस बनेगा और ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन होगा तो एमिलोपेक्टिन बनेगा। और ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, मतलब हमें नहीं बनाना पड़ता है, नेचर ने बना करके दिए हुए हैं। अब अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है, मतलब अगर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर पृथ्वी पर कोई मिलता है तो उसका नाम है सेलुलोज। क्यों मिलता है? क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है और पेड़ पौधों तो आप जानते हो पेड़ पौधे हर जगह अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर सेलुलोज जो है वो पेड़ पौधों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है और पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा सेलुलोज ही मिलता है। आप चेक कर सकते हो, देखो लिखा है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, सबसे ज़्यादा प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, जो कोशिका भित्ति होती है या जो प्लांट सेल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से सेलुलोज से बने हुए होते हैं। लिखा भी है देखो, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज जो है वो बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। ध्यान रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा स्टार्च और बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को मिलेगा सेलुलोज। तो देख सकते हो आप, सेलुलोज जो है अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। देखो देख सकते हो सेलुलोज का स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा होता है, C6H10O5 का होल N। इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज का ढेर सारा मॉलिक्यूल। और इस तरह से आप एक लाइन में एक शब्द में याद रख सकते हो, स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और सेलुलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज से कैसे बनाना है, देखो ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। इनके C1 और C4 के OH को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कन्वर्ट कर दो, C1 C4 के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कन्वर्ट कर दो OH को, और इस तरह से जो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद जो बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे, ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? सेलुलोज का हो जाएगा। देख सकते हो सेलुलोज का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद भी कर सकते हो। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड बाय ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। ध्यान से समझना बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को आप एक सीधी चेन में जोड़ते चले जाओ तो जो आपको पॉलीमर मिलेगा, जो आपको नेचुरल पॉलीमर मिलेगा वो कहलाएगा सेलुलोज। और सेलुलोज में C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिलता है और इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये हमारा तीसरा पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन प्लांट्स में नहीं बनता है, ये एनिमल्स में बनता है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हम खाते हैं जो रिक्वायरमेंट से ऊपर होता है, वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे लीवर द्वारा। तो जो ग्लाइकोजन है वो जंतुओं में बनता है, इसलिए इसको हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एमिलोपेक्टिन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर्स को आपके एनसीईआरटी में कवर नहीं किया है, बट आपको याद रखना चाहिए कि जो एमिलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टार्च का मेजर कंपोनेंट था,
लगभग उसी जैसा स्ट्रक्चर सेलुलोज का देखने के लिए मिलता है। तो देख सकते हो आप, एनिमल स्टोर देयर एक्सेस ग्लूकोज इन पॉलीसैकेराइड नोन एज ग्लाइकोजन, also known as animal starch, and because structure of glycogen similar to amylopectin but highly branched। तो लिखा हुआ है कि जो ग्लाइकोजन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एमिलोपेक्टिन की तरह होता है, मगर उसमें ब्रांचेस एमिलोपेक्टिन से ज़्यादा होती हैं। मतलब जैसे एमिलोपेक्टिन में हम कहें कि 2 ब्रांच हैं, जो C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हो सकता है 7 ब्रांच हों जिनके बीच में C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने के लिए मिला होगा। तो ब्रांचेस ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं और स्ट्रक्चर बहुत हद तक एमिलोपेक्टिन जैसा ही होता है। तो ये ग्लाइकोजन्स के बारे में आपको याद रखना चाहिए। इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में जंतु शर्करा कहते हैं। पूछा जाता है बहुत कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स में नहीं बनता है, एनिमल्स में बनता है, तो उसका नाम है ग्लाइकोजन्स। तो यहाँ आपने बच्चों स्ट्रक्चर्स देखे। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस आप सभी को बहुत सारा जानकारी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स और एनिमल्स। हमारे पास जो एनर्जी का जो स्टोर है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही रहता है। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में रहता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में रहता है। ज़रूरत पड़ने पर ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। और ये कुछ किसके यूज़ हैं आप इसको देख लेना, ऐसा कोई स्पेशल यूज़ नहीं है जो आपको नहीं आता हो, देख सकते हो आप इसे, ठीक है। अब एक नाम आपने बड़ा प्रचलन में होगा, सुना भी होगा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो पहले तो डीऑक्सी को भूल जाओ, आप डी ग्लूकोज को बनाओ। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सब बच्चे बना लेते हैं। देखो ये हमने डी ग्लूकोज बनाया, फिलहाल ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। आप चाहो तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज बना सकते हो। ये आपका डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। अगर कार्बन नंबर 2 का जो OH है उसको हम उसमें से O को हटा दें, केवल किसको हटा दें, O को हटा दें, तो आप बताओ O हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, H। तो ऑक्सीजन को हटा दिया, 2 नंबर से हटाया, इसलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को यदि हटा दिया जाए, ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, तो जो मॉलिक्यूल नया बनेगा उसको हम बोलेंगे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। क्लियर है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का मतलब समझ में आया। और ये जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, ये जो हमारा कोविड था उस दौरान ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसने डाला था, और कोविड वायरस पर इसने अपना इम्पैक्ट किस तरह से दिखाया वो आप देख सकते हो। देखो ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का एक मेडिसिन तैयार किया गया जिसमें मेन कंपोनेंट 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज था, जिसको हमने 2DG के नाम से बोला था। नाम वही है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और इसने सार्स जो कोविड-2 था उसको रिप्लिकेशन को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। रिप्लिकेशंस वायरसेस में देखा जाता है तो ये अपने जैसे ढेर सारे वायरस क्रिएट होते जाते हैं, तो उसके रिप्लिकेशन को इसने क्या किया था, कम किया था। तो इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो था वो सार्स कोविड वायरस था, उसके रिप्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेडिसिन के तौर पर यूज़ था। ये हमारा पहला बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते थे कार्बोहाइड्रेट कहते थे। दैट मीन्स कंप्लीट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कंफर्म बात बता रहा हूँ कि गलत नहीं होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिएगा, मुझे मौका जैसे जैसे मिलता रहेगा मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके आपके वीडियोस डालता रहूँगा। और आपने देखा कि जब हमारा पहला बायोमॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया तो अब नया बायोमॉलिक्यूल शुरू होता है। ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहें तो प्रोटीन शब्द का जो इस्तेमाल है वो मूडलर ने किया था, और मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है ऑफ द लिविंग वर्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोटीन्स है। और प्रोटीन्स प्रेजेंट इन
एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में अगर उनका विकास हम चाहते हैं तो हम प्रोटीन बच्चों को देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जो जिम्स वगैरह जा कर के अपनी बॉडी वगैरह बिल्डअप करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। मत कहने ज़्यादा बेहतर है नेचुरल प्रोटीन लिया करें, पर वो प्रोटीन का इस्तेमाल इसलिए करने के लिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोटीनस फूड अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर का ग्रोथ अच्छा होगा, मसल्स डेवलपमेंट होंगे, हमारे शरीर में विकास देखने के लिए मिलेगा। इसलिए प्रोटीन जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो लिखा है रिक्वायर्ड इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऑपरेशंस वगैरह हुआ है तो उस ऑपरेशन में कुछ टिश्यूज़ वगैरह डेड हो जाते हैं, उनको हमें मेंटेन करना है, मतलब रिकवर करना है, घाव को भरना है, तो भी हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन के कुछ भी ऐसे नेचुरल आपके सोर्सेज हम यूज़ करते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, मतलब प्रोटीनस फूड हम लोग लेते हैं खासकर ग्रोथ के लिए, और शरीर में मेंटेनेंस के लिए भी हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो प्रोटीन्स के बारे में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है कि प्रोटीन्स हैं क्या, ये सब थोड़ा थोड़ा बताया मैंने। ये एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जैसे आपका स्टार्च है वो ग्लूकोज से मिलके बना होता है, उसी तरह से जो प्रोटीन है वो एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है, और ये बना होता है अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से। मतलब अल्फा एमिनो एसिड्स के कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स रहेंगे, तब हम उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बेसिकली बना होता है किससे, अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से। तो हमें अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में भी सीखना होगा। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम एमिनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग एमिनो एसिड्स को पढ़ लेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एमिनो एसिड्स को हम कितने तरह से बांट सकते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कई तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे हम अमीनो एसिड्स को, और अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स को पढ़ने के बाद हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अमीनो एसिड से पेप्टाइड कैसे बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं, और प्रोटीन कैसे बनते हैं। आप ऐसे सोचो, अमीनो एसिड जुड़ेंगे, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स जब आगे जुड़ते चले जाएंगे तो बनेगा प्रोटीन। तो कहने का मतलब है कि क्रम क्या होता है, एमिनो एसिड से बनते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से फिर आगे जा करके बनते हैं प्रोटीन्स। तो बेसिकली प्रोटीन को अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करें तो प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो हमें एमिनो एसिड्स को पढ़ना ज़रूरी है। एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम इस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, हम प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबरस प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन को किस तरह से डीनेचुरेशन किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम प्रोटीन के कुछ एक यूज़ पढ़ेंगे, और तब जा कर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। तो बच्चों याद रखना, प्रोटीन जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इस टॉपिक में कोई भी आपके डाउट्स अगर रहें तो क्लियर करते चलिएगा। चलो देखते हैं। प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के प्रोटियस से आया है, जिसका मीनिंग होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो होते हैं उसे प्रोटियस कहते थे। और उसी प्रोटियस शब्द से हमारा शब्द बना प्रोटीन। मतलब ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई शरीर में विकास नहीं होगा तो फिर शरीर का क्या मतलब। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। मैंने अभी हाल बताया, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं उसको आप समझो। पहले आप समझो एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड क्या होते हैं? एमिनो का मतलब NH2 ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप भी हो और COOH भी हो। दोनों ग्रुप अगर होंगे तो उसको बोलेंगे एमिनो एसिड।
ठीक है, ध्यान से समझना। ये कार्बन है, इस कार्बन से COOH को जोड़ दो तो एसिड जोड़ दिया, इस कार्बन से आप NH2 को जोड़ दो तो आपने इसको बोलेंगे अमीनो एसिड। अब एक R लगा दो और एक H लगा दो। इस R की वैल्यू हम बदलते जाएंगे। इस R की वैल्यू आप H भी रख सकते हो, इस R की वैल्यू आप मेथिल भी रख सकते हो, इस R की वैल्यू आप C2H5 भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू आप और भी कुछ रख सकते हो। ये R की वैल्यू वेरिएबल है, या इसको अगर हम R ना कहें तो आप इसके लिए G वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? G कह सकते हो। G मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जिसमें NH2 हो, COOH हो। अब आप बताओ, ये COOH से जस्ट लगा हुआ कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर अगर हम NH2 ग्रुप जोड़ दें तो ये जो एमिनो एसिड होगा इसको हम बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। अगर इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर NH2 जोड़ते तो उसको हम बोलते हैं बीटा एमिनो एसिड, और बगल में जोड़ते तो गामा एमिनो एसिड। मगर हमारे काम का केवल कौन है? अल्फा एमिनो एसिड हमारे काम के हैं, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड के ही पॉलीमराइजेशन से हमारा प्रोटीन बनने वाला है। तो हम केवल अल्फा एमिनो एसिड को कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जिसमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप रहेंगे उसे हम बोलेंगे एमिनो एसिड, ठीक है। और एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है वो COOH के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशंस पर अटैच होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। देख सकते हो आप, ये COOH है, इसके बगल वाले पोजीशन को, बगल वाले कार्बन को हमने बोला अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। लिखा है व्हेन NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्फा पोजीशंस, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। और अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, जो एमिनो एसिड्स के जो नाम होते हैं, जैसे ये जो एमिनो एसिड है इसका नाम है ग्लाइसिन। एक्चुअली जो एमिनो एसिड, जितने भी एमिनो एसिड्स हम पढ़ते हैं उनके जो नाम हैं वो इस तरह से रखे गए हैं जो हमें बताए कि ये एमिनो एसिड का सोर्स क्या है या इसका नेचर क्या है। मतलब जनरली जिस सोर्स से एमिनो एसिड प्राप्त किया गया उस सोर्स के हिसाब से उस एमिनो एसिड्स का नाम डेवलप किया गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल एमिनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स विच यूजुअली रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स और इट्स सोर्सेज। कि कौन सा एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी नाम से ही बता सकते हैं। किस एमिनो एसिड्स का कौन सा सोर्स होगा हम नाम देख करके बता सकते हैं। एमिनो एसिड्स के नाम इस तरह से रखे गए जो हमें बताने लगें कि इस एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, और हमें ये भी बताने लगें कि ये एमिनो एसिड्स का सोर्स क्या है। तो एमिनो एसिड्स के नाम को रखने में बड़ा ध्यान रखा गया कि नाम रखते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया कि नाम हम वो रखें जिससे हम एमिनो एसिड्स का नाम पढ़ते ही दिमाग में ला पाएँ कि इस एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी कैसी होगी, इस एमिनो एसिड का सोर्स क्या होगा। तो एमिनो एसिड्स के कोई IUPAC नाम नहीं रखे गए, इनके लिए फिर जो ट्रिवियल नेम्स हैं वो इस्तेमाल करे गए। और वो किस तरह से करे गए, एक दो उदाहरण से हम आपको बताते हैं। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का। ये सबसे पहला, सबसे प्राइमरी एमिनो एसिड अगर कोई है तो वो है ग्लाइसिन। देखो, एमिनो एसिड में अपन लोगों को करना क्या है, अपन लोगों को एक ग्रुप तो लगाना है COOH और एक ग्रुप लगाना है NH2, इतना तो पक्का हो गया। अब एक ग्रुप फिक्स है कि आपको रखना है H, ये H फिक्स है, ये बदलना नहीं है, आपको केवल बदलना है G को। ये बदलने वाली चीज़ है, जो वेरिएबल है, जो बदलने वाली चीज़ है वो क्या है? G। इस G को आपको बदलना है। अब G की जगह आप सबसे सिंपल अगर कर कुछ रखोगे तो क्या रखोगे? H। G की जगह आप क्या रखोगे? H, या फिर मेथिल, या फिर एथिल, या फिर प्रोपेल, या फिर कुछ भी। तो G की जगह अगर सबसे स्मॉलेस्ट चेंज करोगे तो पहला और प्राइमरी चेंज क्या होगा कि G की जगह क्या लगा देंगे? H। तो एक H तो ऑलरेडी था, एक H और लगा दिया, तो ये सबसे प्राइमरी एमिनो एसिड बन गया। और इस एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन, जो कि आया है ग्लाइकोस वर्ड से, और इसका मतलब होता है स्वीट। मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो मीठा हो उसे हम ग्लाइसिन कहेंगे। आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो जिसमें मिठास टाइप की हो उससे हम ग्लाइसिन बोलेंगे, या ग्लाइकोस वर्ड से वो आया हुआ है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें एक और अमीनो एसिड्स की जिसका नाम होता है टायरोसिन। जो टायरोसिन होता है वो बेसिकली चीज़ से प्राप्त किया गया, और चीज़ से प्राप्त करने की वजह से इसको ग्रीक में टायरोस बोला गया और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, टायरोसिन। मतलब टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, देखो इसमें NH2 है, COOH है और H है। जो G था उस G की जगह पर हमने ये बड़ा सा ग्रुप लगा दिया, ये बड़ा सा ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा हो गया टायरोसिन, जो कि हमारा एक अमीनो एसिड है। और इस अमीनो एसिड को हमने चीज़ से बनाया था, फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़, इसलिए इसको हम लोगों ने टायरोसिन नाम दिया गया है। ऐसे और भी नाम आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन जनरली कभी कभार पूछ लेता है कि जो जिसमें स्वीटनिंग टाइप का प्रॉपर्टी हो उस अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे, तो ग्लाइसिन, और जो चीज़ से ऑब्टेन किया है वो उसको बोलेंगे टायरोसिन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स के जब हम नाम लिखते हैं तो अमीनो एसिड्स में जैसे ग्लाइसिन का पूरा नाम ग्लाइसिन ना लिख करके GLY लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, GLY। तो ये जो GLY शब्द है ये अमीनो एसिड्स के अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का 3 लेटर सिंबल है। मतलब 3 अक्षर से अगर हमें अमीनो एसिड्स को लिखना होगा तो हम शुरुआत के 3 अक्षर लिखते हैं, या जो भी लिखते हैं वो 3 लेटर सिंबल कहलाते हैं। अमीनो एसिड को आप 1 लेटर से भी लिख सकते हो, ग्लाइसिन को आप केवल क्या लिख सकते हो, G। तो 3 लेटर सिंबल कब यूज होते हैं और 1 लेटर सिंबल कब यूज होते हैं। अब बच्चों खुद से बताओ, अगर हम किसी प्रोटीन की स्टडी करेंगे तो उस प्रोटीन में क्या है, उस प्रोटीन में क्या होता है, 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं। तो आप बताओ 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे, मान लो ये है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन। तो आप देखो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। तो ऐसा लिखने में समय ज़्यादा लगता है, रिप्रेजेंटेशन को समझने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, और लिखने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसलिए जब हम बहुत बड़े स्ट्रक्चर को, अमीनो एसिड्स के जुड़ाव को, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो सिंगल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे ग्लाइसिन का G लिख दिया, एलानिन का A लिख दिया, फिर ग्लाइसिन, फिर एलानिन, फिर ग्लाइसिन, फिर एलानिन। तो ये शॉर्ट सिंबल है। ये एक लेटर से जब हम लोग लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, और 3-3 लेटर से भी लिख सकते हैं। 3-3 लेटर से हम कब लिखते हैं, शुरुआती दौर में जब सीखते हैं तब हम 1-1 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती तौर के अलावा अगर हम पेप्टाइड्स वगैरह को स्टडी करते हैं तो हम लोग 3-3 लेटर्स को लिख करके सिंबल बनाते हैं। मगर जब हम बड़े प्रोटीन की स्टडी करने लगते हैं तो फिर हम सिंगल लेटर सिंबल्स की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमीनो एसिड्स हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर सिंबल। अब 3 लेटर और 1 लेटर को हम आगे और अच्छे से समझा पाएंगे। देखो ये हमारे कुछ अमीनो एसिड हैं। देखो अमीनो एसिड में एक बात तो पक्की है कि NH2, COOH और H ये तो फिक्स है। जो बदलने वाली चीज़ है वो ये है, जो बदलने वाली चीज़ है वो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ। देखो बाकी चीज़ फिक्स है, ये चीज़ नहीं बदलेंगे हम। केवल ग्रुप की जगह क्या लगाया, H, और H लगाने से जो हमारा पहला अमीनो एसिड तैयार हुआ उसको हम बोलेंगे ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन में जो R था या जो G था उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, और H लगाने से जो हमारा बन गया ग्लाइसिन। इसका सिंबल होता है GLY, 3 लेटर सिंबल होता है, और 1 लेटर सिंबल होता है G। उसके बाद दूसरा होता है एलानिन। इसमें R की जगह हमने CH3 लगाया। देखो हमने R की जगह CH3 लगाया, बाकी चीज़ें परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, COOH, NH2, H। केवल जो R था या जो ग्रुप G था उसकी जगह हमने CH3 लगा दिया, और उससे एक नया अमीनो एसिड तैयार हुआ जिसको हम एलानिन बोलते हैं। इसका 3 लेटर सिंबल है ALA और 1 लेटर सिंबल है इसका A। तो आपको 2 याद हो गए होंगे, एक हो गया ग्लाइसिन, दूसरा हो गया एलानिन, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, मैंने कुछ फेमस अमीनो एसिड लिखे हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट, जिसमें R की जगह हमने ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दिया है। इस आइसोप्रोपिल ग्रुप को अगर हम लगा दें R की जगह पर तो ये जो नया अमीनो एसिड तैयार होगा इसको हम बोलेंगे वेलिन। वेलिन का शॉर्ट सिंबल है, 3 लेटर सिंबल है VAL और 1 लेटर सिंबल है V। इसके बाद अगर हम इसमें CH2 COOH अटैच कर दें R की जगह पे ग्रुप
CH2COOH ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन गया हमारा एस्पार्टिक एसिड, जिसका 3 लेटर सिंबल होता है ASP और इसका 1 लेटर सिंबल होता है D। याद रखना 1 लेटर सिंबल D है, A नहीं है, A होता है एलानिन का। तो याद रखना 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल अलग अलग हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। मतलब जैसे वेलिन से V आया मगर यहाँ एस्पार्टिक एसिड का D आया। तो यहाँ देखो अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि A से ऑलरेडी एक दूसरा एमिनो एसिड हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, D से रिप्रेजेंट किया। तो आपने क्या क्या सीखा, ग्लाइसिन सीखा, आपने एलानिन सीखा, आपने वेलिन सीखा और आपने एस्पार्टिक एसिड सीखा। ये चारों एमिनो एसिड्स हैं। अब आप देखो अगर हम CH2COOH ये पूरा ग्रुप लगा दें R की जगह पे, कौन सा CH2COOH ग्रुप लगा दें तो इससे बनेगा हमारा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भी एक एमिनो एसिड होता है जिसको हम GLU से 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका 1 लेटर सिंबल होता है E। E मतलब होता है ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद अगर हम CH2C6H4OH ग्रुप लगा दें, ये ग्रुप अगर अटैच कर दें तो जो हमारा बनेगा उसको हम बोलेंगे टायरोसिन। और टायरोसिन के बारे में हमने अभी हाल बताया, ये आपको चीज़ से मिला था इसलिए इसका नाम टायरोसिन रखा गया। और इसका 3 लेटर सिंबल होता है TRY और 1 लेटर सिंबल होता है Y। ध्यान रखना बच्चों 1 लेटर सिंबल इससे अलग हो सकते हैं और अधिकांश के अलग हैं भी, तो याद रखिएगा टायरोसिन को अपन लोगों ने क्या लिखा, Y लिखा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम ग्रुप में CH2 का होल 4 NH2 लगा दें तो इससे जो हमारा एमिनो एसिड तैयार होगा उसको हम बोलेंगे लाइसिन। सिंबल है LYS और 1 लेटर सिंबल है K। अगर हम ग्रुप पर CH2OH ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा सेरीन। 3 लेटर सिंबल है SER और 1 लेटर सिंबल होता है S। बच्चों याद करने पड़ेंगे आपको, ये इसमें जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं बॉक्स में बनाता जा रहा हूँ, वरना आपको याद करना पड़ेगा। लाइसिन है, सेरीन है, इनके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, पर याद करने में बैठ मत जाइएगा। आप पहले एक ओवरव्यू लीजिए चैप्टर का और इस ओवरव्यू के बाद आप क्वेश्चन करो। अगर आपको लगे कि जो चीज़ें याद करने की हों वो याद कर डालिएगा, जो याद करने की चीज़ें ना हो उनको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, वरना ऐसे तो याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और समय नहीं रहता इतना कि आप हर कुछ याद कर पाओ, बट कोशिश करते हैं। तो एक अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। हमने क्या क्या ओवरव्यू लिया कि जो एमिनो एसिड है उसमें एक ग्रुप था G, उस G को बदलते गए और हमारे नए नए एमिनो एसिड्स तैयार होते गए। और नए नए एमिनो एसिड्स में जो फेमस एमिनो एसिड है, जो हम 10-12 एमिनो एसिड बता रहे हैं, जो फेमस एमिनो एसिड है उनको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा। फिलहाल सबसे प्राइमरी या सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। उसके बाद एलानिन और उसके बाद तमाम सारे हमने अभी बता दिए और उनके 3 लेटर सिंबल भी बताए और 1 लेटर सिंबल भी आपको बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये 7-8 अमीनो एसिड हैं, याद कर लीजिएगा, बेहतर है आपके लिए। ठीक है, होते और भी हैं, आपकी किताबों में 20 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स दे रखे होंगे। आप सबको याद करना चाहो तो सबको याद कर लो, बट कम से कम जितने मैंने यहाँ लिखवाए हैं या बताए हैं उतने अमीनो एसिड आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को हम कैसे बांटते हैं, तो अमीनो एसिड्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ये है कि NH2 ग्रुप कितने हैं, COOH ग्रुप कितने हैं, मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप के बेस पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और सिंथेसिस इन बॉडी के बेस पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। मतलब पहले हम एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप कितने हैं और COOH ग्रुप कितने हैं ये चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड में दोनों होते हैं ना, NH2 भी होता है और COOH भी होता है। अगर मान लो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की संख्या बराबर है, मतलब एक NH2 है एक COOH, 2 NH2 है 2 COOH हैं, मतलब NH2 और COOH ग्रुप की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। और अगर NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा है COOH से तो उसको बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। और अगर NH2 ग्रुप की संख्या कम है, COOH ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। तो याद रखना बच्चों, अमीनो एसिड को NH2 और COOH की रिलेटिव नंबर्स के बेस पर 3 भागों में बांटते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और दूसरा होता है सिंथेसिस इन बॉडी।
एमिनो एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती है कि इसको हम बाहर से प्राप्त करें, ये हमारा शरीर उसको खुद बना लेता है। तो जिसको हमारा शरीर खुद बना लेता है उसे हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जिस एमिनो एसिड को हमारा शरीर नहीं बना पाता है उस एमिनो एसिड को अपन लोग कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, और उस इसेंशियल एमिनो एसिड्स को हम खाने से, डाइट से लेते हैं। खाने से हमें जो एमिनो एसिड मिलेगा, एक्चुअली खाने में एमिनो एसिड नहीं मिलता है, खाने में हमारे शरीर में जाएगा प्रोटीन। उस प्रोटीन का जब पाचन होगा तो एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो एमिनो एसिड हमारे ब्लड में मूव करता हुआ सेल्स में जाएगा जहां जिस एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। उस सेल में जो आरएनए होगा वो बताएगा कि इन एमिनो एसिड को जोड़कर कौन सा प्रोटीन बनाना है, और फिर जो प्रोटीन की हमारी ज़रूरत होती है वो प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है। मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटीन खाया और प्रोटीन हमारे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ चिपक गया, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन का पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन से एमिनो एसिड्स बनते हैं, और वो एमिनो एसिड्स हमारी सेल्स में जाते हैं, और उस सेल्स में जो आरएनए होता है वो हमको बताता है, हमारी सेल को बताता है कि कौन सा हम लोगों को प्रोटीन बनाना है, और वही प्रोटीन हमारी सेल्स बनाती है, और उस प्रोटीन का इस्तेमाल फिर हमारा शरीर करता है और हमारे शरीर में ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन को समझने के लिए आपको एमिनो एसिड्स पर पकड़ होनी चाहिए। तो एमिनो एसिड्स बेसिकली हमने देखा कि रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप के बेस पर हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में बांटा। तो वहीं हमने ये देखा कि कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो सकते हैं, उसको हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। जो शरीर में सिंथेसाइज हो सकते हैं उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, मगर कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं चीज़ को, क्लासिफिकेशन को देखते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो लिखा भी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स एमिनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। मैंने समझा दिया है तीनों के बारे में, एक बार और देख लो। अगर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप की संख्या में COOH ज़्यादा है, COOH ग्रुप ज़्यादा है, NH2 कम है, COOH ज़्यादा है, NH2 ग्रुप कम है, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। ध्यान से समझना, एसिडिक अमीनो एसिड को कैसे पहचानेंगे? आप देखोगे कि COOH ज़्यादा है या NH2 ज़्यादा है। अगर COOH ज़्यादा है, NH2 कम है, तो फिर वो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगर इसका उल्टा हो जाए, NH2 ज़्यादा हो जाए, COOH कम हो जाए, तो उसको बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड, और दोनों बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। इनके 2-2, 3-3 नाम है, बड़े फेमस नाम है, याद करिएगा। एसिडिक अमीनो एसिड के नाम होता है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों बड़े फेमस नाम है, ये दोनों अमीनो एसिड हैं और दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनके नाम में ही एसिड लगा होता है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड हैं और एसिडिक टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। देख सकते हो आप इसमें, ये अमीनो एसिड है, इसमें CH2COOH लगा है ग्रुप की जगह, तो ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, और CH2COOH ग्रुप लगा होगा ग्रुप की जगह, तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। इसमें देखो COOH कितने हैं? 2 है, और NH2 कितना है? मात्र 1 है, तो COOH ज़्यादा है। यहाँ भी देखो COOH कितने हैं? 2 हैं, और NH2 कितना है? 1 है। तो इसमें देखो आप, COOH 2 हैं और NH2 ग्रुप 1 है, और आपको अभी हल बताया अगर COOH ज़्यादा है NH2 ग्रुप से तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये हमारा एसिडिक टाइप अमीनो एसिड है, उनके एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों फेमस नाम है। अब अगर नंबर ऑफ COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप बराबर हों तो इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड समझ रहे हो ना, जिसमें NH2 COOH दोनों बराबर हों तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड बहुत सारे हैं। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड को फर्दर 2 भागों में क्लासीफाई किया है कि अगर उसमें जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो पोलर है तो उसको बोलेंगे विद पोलर साइड चेन, और अगर पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो इसको बोलेंगे विद नॉन पोलर साइड चेन। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड को जो ग्रुप अटैच है, अमीनो एसिड में जो ग्रुप अटैच होता है उस ग्रुप को भी देखना है। न्यूट्रल अमीनो एसिड तो कैसे पता लगाएंगे कि NH2 COOH अगर बराबर है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है।
मगर NH2 और COOH बराबर होने से न्यूट्रल अमीनो एसिड तो समझ में आ गया, मगर न्यूट्रल अमीनो एसिड को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक है विद पोलर साइड चेन और विद नॉन पोलर साइड चेन। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। देखो आप, ये आपका एक NH2 है, एक COOH है, और ग्रुप की जगह पर हमने किसको जोड़ रखा है, H को, बाकी चीजें सेम है। यहां देखो, एक NH2 है, एक COOH है, और ग्रुप की जगह हमने किसको जोड़ रखा है, CH3 को, ये ग्रुप है। तो बताओ H या CH3 ये नॉन पोलर होते हैं। तो पहले तो आप याद रखो कि NH2 और COOH की संख्या बराबर है, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, मगर इसमें जो साइड चेन है वो नॉन पोलर टाइप की है। तो यहां पर हमारा जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे विथ नॉन पोलर साइड चेन, मतलब ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। और उसके एग्जांपल्स कौन है, ग्लाइसिन, और उसके एग्जांपल्स कौन है, एलानिन। आप देख सकते हो COOH और NH2 ग्रुप एक एक हैं, यहाँ भी COOH और NH2 ग्रुप एक एक हैं, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। और इसमें जो साइड चेन है वो नॉन पोलर नेचर की है, इसलिए इसको बोलेंगे विथ नॉन पोलर साइड चेन, मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। अब एक और एग्जांपल देखो, हमारा एग्जांपल है पहले है टायरोसिन और दूसरा एग्जांपल है सेरीन। इसमें देखो NH2 एक है, COOH एक है, तो ये तो न्यूट्रल है, देखो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। इसमें NH2 एक है, COOH एक है, दोनों की संख्या बराबर है, तो ये भी न्यूट्रल अमीनो एसिड है। मगर इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें पोलर नेचर है, देखो OH, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है या ये जो साइड चेन लगी हुई है ये पोलर नेचर की है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ऐसे हैं जिसमें नॉन पोलर साइड चेन लगी हुई है, सॉरी पोलर साइड चेन लगी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे विथ पोलर साइड चेन के एग्जांपल्स कौन है, टायरोसिन है और सेरीन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें COOH की संख्या ज़्यादा हो NH2 की तुलना में, तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स। और अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें तो NH2 और COOH की संख्या तो बराबर है, मगर न्यूट्रल अमीनो एसिड को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक होता है विथ पोलर साइड चेन और दूसरा होता है विथ नॉन पोलर साइड चेन्स। विथ पोलर साइड चेन्स के एग्जांपल्स कौन है, टायरोसिन और सेरीन, और नॉन पोलर के जो एग्जांपल्स मैंने अभी हाल आपको बताए थे वो थे ग्लाइसिन और एलानिन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें अब हम बात कर रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड्स की। बेसिक के बारे में आपको बताया, अगर COOH की संख्या कम है और NH2 की संख्या ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख सकते हो। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं, एक है लाइसिन, आप देखो इसमें NH2 ग्रुप 2 हैं और COOH ग्रुप मात्र कितना है, 1 है। तो NH2 ग्रुप 2 है और COOH ग्रुप 1 है, NH2 की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये बेसिक अमीनो एसिड है। दूसरा है आर्जिनिन, इसमें देखो NH2 ग्रुप ज़्यादा है, ये भी है, और COOH ग्रुप 1 है। तो NH2 ग्रुप स्पेशली अगर हम देखें तो NH2 ग्रुप प्योरली NH2 ग्रुप 2 हैं और COOH ग्रुप 1 है, तो ये भी हमारा कैसा है, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो बच्चों याद जरूर रखिएगा कि एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं। एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल जनरली फेमस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये आपका बेसिक अमीनो एसिड है। जो आपका एलानिन है, वेलिन है, ठीक है, टायरोसिन है और आपका सेरीन है, ये आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है। देखो न्यूट्रल के एग्जाम्पल याद कर लो, टायरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन और एलानिन, ये न्यूट्रल है। और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये आपके एसिडिक हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन और सेरीन ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। और लाइसिन और आर्जिनिन ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। इसको छोटी छोटी ट्रिक वगैरह से भी कुछ बच्चे याद करते हैं, लिखी हुई है, एज स्टिकी एज ग्लू, इससे आप ए फॉर एसिडिक बना सकते हो, AS से एस्पार्टिक एसिड, GLU से ग्लूटामिक एसिड, वैसे भी एसिड लगा हुआ है इसमें। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो
एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक नेचर के कौन कौन से हैं, एक हिस्टिडीन है, एक आर्जिनिन है और एक लाइसिन है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। और कुछ और अमीनो एसिड्स को याद करने के लिए आपके पास ये सब चेन वगैरह बनी हुई है, इससे ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें आ जाएंगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1-2। देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमीनो एसिड्स। अब आप खुद बताओ बेसिक अमीनो एसिड कौन सा बताया था, सेरीन है, टायरोसिन है, एलानिन है। ये तीनों तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये तीनों कैसे हैं, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। केवल कैसा होता है, लाइसिन जो है वो हमारा बेसिक होता है। और लाइसिन का आप एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। आप देखो इसमें NH2 ग्रुप 2 हैं और COOH ग्रुप इसमें 1 है, तो NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा है, इसलिए लाइसिन कैसा हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड्स का आंसर हो जाएगा, आंसर डी। अब देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हम सिंथेसिस इन बॉडी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी के बेस पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पता चल रहा होगा, नॉन एसेंशियल का मतलब जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो जाए वो नॉन एसेंशियल, और जो सिंथेसाइज ना हो पाए जिसके लिए ज़रूरत पड़े खाने की उसको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। चलो देखते हैं, लिखा है विच कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। जो हमारे शरीर में ना बने, जिन्हें हम डाइट से प्राप्त करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, उसको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड जिसकी ज़रूरत पड़े हमें। तो विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज ना हो, जो हमें डाइट से मिले, उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, वेलिन है, लाइसिन है, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, अंडे से, मांस से, दूध से, ठीक है, और पीनट से, ठीक है, चने से, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं, उन सब से हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो लिखा है विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारे शरीर में बन जाएं, नो नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज, जो हमें सोर्स से न लेना पड़े, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन जो बड़े फेमस अमीनो एसिड्स हैं, शुरुआती अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें ग्रुप की जगह हम H रखते हैं और ग्रुप की जगह हम CH3 रखते हैं, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें टोटल 5 प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर बिहेवियर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी तो सरल सरल है। कलर डिस्कस करेंगे, स्टेट डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अगर हम बात करें कलर की, तो एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो चूंकि इसमें पोलर ग्रुप अटैच होते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसमें NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, पोलर ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सॉलिड हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है। लिखा है एमिनो एसिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 233 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चारों चीज़ें बड़े नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। कलरलेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बिहेवियर की, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यही से क्वेश्चंस पूछा जाता है मॉलिक्यूलर बिहेवियर से। बच्चों इसमें पहले ये देखो, ये NH2 ग्रुप है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है NH2 ग्रुप की वजह से बेसिक कैरेक्टर होता है, तो NH2 ग्रुप की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। और COOH ग्रुप आपको पता है ये एसिड ग्रुप है, और इस ग्रुप की वजह से वो एसिडिक नेचर का होता है।
अब एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक भी है, तो अंदर ही अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, COOH H+ देगा और NH2H+ को लेगा, तो ये इट कैन डोनेट H+ आयन एंड इट कैन एक्सेप्ट H+ आयन, और इस तरह से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं बेसिकली वो इनर सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो देखो लिखा भी है, मॉलिक्यूलर बिहेवियर में लिखा है बिहेव एज सॉल्ट। अब सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं एमिनो एसिड? क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है। एसिडिक ग्रुप कौन होता है? COOH, और बेसिक ग्रुप कौन होता है? NH2। एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो ये H निकल जाएगा, COO- आ जाएगा और NH3+ हो जाएगा, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए इनका जो बिहेवियर होता है वो बिहेव एज सॉल्ट होता है। एसिड और बेस की तरह ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बिहेव नहीं करते हैं, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। और क्यों करते हैं वो हमने आपको बता दिया, और ज़्यादा डिटेल समझ सकते हो आप। ये देखो, ये NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट H+, लोन पेयर है, इसकी वजह से ये H+ को गेन कर सकता है। और ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये H+ को डोनेट करता है। तो देखो H डोनेट कर दिया तो COO- आ गया, और H ग्रहण कर लिया तो NH2+ आ गया। तो ये देखो इस तरीके का एक सॉल्ट बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनर सॉल्ट, जिसको ज्विटर आयन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अभी बता रहे हैं ज्विटर के बारे में। तो ये आपने देखा कि ये सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर है वो सॉल्ट की तरह रहता है। प्लस भी है, माइनस भी है, तो ये डाईपोलर आयन के फॉर्म में है, जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयनों में जनरली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मतलब अगर इनर सॉल्ट किसी कंपाउंड में बन जाए जिसमें प्लस माइनस दोनों एक ही मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलें, तो ऐसे आयन को हम ज्विटर आयन कहते हैं। इसमें नेट चार्ज कितना होता है? 0, जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए नेट चार्ज कितना होता है? 0, और डाईपोलर फॉर्म में ये रहेंगे, ज्विटर आयन इसको बोलते हैं। ज्विटर जर्मन वर्ड है, हाइब्रिड इसका मीनिंग होता है, ये सब आपको पहले से पता है, बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा आपने। ज्विटर आयन कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करते हैं, मतलब एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं ज्विटर। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी? अल्फा एमिनो एसिड्स की। आप देखो एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है, आपको बताया था, NH2 तो रहेगा ही रहेगा, COOH रहेगा ही रहेगा, और ये H भी बदलता नहीं है, ये H भी फिक्स है। आपको बदलना केवल क्या है? R को। तो R आप बदलते जाओ, आपके कई सारे एमिनो एसिड तैयार होते जाएंगे। तो अगर इसको हम R मान लें तो आप खुद देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी NH2 से अटैच है, एक वैलेंसी H से अटैच है, एक वैलेंसी COOH से अटैच है, इस वैलेंसी R से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन हो गया, और कायरल कार्बन होने की वजह से ये क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है? जब R की जगह H लगा देंगे, अगर H और H दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं रह जाएगा। अगर एक H लगा देंगे यहाँ पर और, तो वो बन जाएगा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स आप पढ़ोगे वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। 4 चॉइस देता है, पूछता है कौन सा एमिनो एसिड्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो आंसर होगा ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देखो वही लिखा हुआ है, कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप। ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। सिंस सिंगल कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, और इसमें केवल एक ही कायरल कार्बन रहता भी है, इसलिए ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलती है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। इसकी वजह से ये हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जितने अमीनो एसिड हैं सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ग्लाइसिन को छोड़कर। ठीक है, तो लिखा है हैंस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस ओवरऑल में क्या लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड में एक कायरल कार्बन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन देख सकते हो आप। ये एक्सेप्शन लिखा है ग्लाइसिन का, ये ग्लाइसिन मैंने लिखा हुआ है, ग्लाइसिन है। देखो ग्लाइसिन में ये ग्रुप
ये ग्रुप तो अलग अलग है, मगर यहां पर H और यहां पर H क्या है, सेम है। तो लिखा है कार्बन नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है। सिंस कायरल कार्बन इज एब्सेंट, इसलिए कायरल कार्बन इसमें नहीं है, हेंस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखिएगा ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी सारे आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, केवल ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आगे देखते हैं, लिखा है ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन एज अल्फा कार्बन एटम इज कायरल। और इसमें अल्फा कार्बन जो होता है वो कायरल होता है, जिसकी वजह से सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ग्लाइसिन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट में डी और एल पढ़ा था, उसी तरह से यहां पर भी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पता करते हैं अमीनो एसिड्स का, वो भी दो तरह से देखने के लिए मिलता है, डी और एल। आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा था ना, नीचे से दूसरे कार्बन पर OH राइट साइड में होगा तो डी और लेफ्ट साइड में होगा तो एल। उसी तरह से यहां पर भी है, जो अल्फा कार्बन है जिस पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो राइट साइड में है तो डी अमीनो एसिड और लेफ्ट साइड में है तो एल अमीनो एसिड। नेचर में एल अमीनो एसिड्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, या हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो एल अमीनो एसिड्स की ज़्यादा होती है, तो हम एल अमीनो एसिड्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं। देखो लिखा भी है मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। होते दोनों हैं, डी भी होता है एल भी होता है। कैसे पता लगाएंगे उसको आप देख लो। ये जो NH2 ग्रुप है, अगर ये राइट साइड में है, राइट साइड में है NH2 ग्रुप ऑन द राइट साइड, तो इसको बोलेंगे डी। और NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल। ये एलानीन है, ये एलानीन है, ये डी एलानीन है और ये एल एलानीन है। जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर एल होते हैं। जिन अमीनो एसिड्स की हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर एल हमारे शरीर में यूज़ होते हैं, इसलिए हमें एल अमीनो एसिड्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर चाहे वो एल ग्लाइसिन हो, सॉरी एल आपका एलानीन हो या वेलिन हो या जो कुछ भी हो, हमें एल अमीनो एसिड्स के बारे में बात करनी है। तो डी और एल को समझना बड़ा आसान है। अमीनो एसिड में अगर हमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाना है तो आप NH2 ग्रुप को देखो, NH2 राइट साइड में है तो डी अमीनो एसिड बोल दो, NH2 लेफ्ट साइड में है तो आप उसको एल अमीनो एसिड बोल सकते हो। अब देखो अमीनो एसिड आपने पढ़ लिए, अब हम अमीनो एसिड को जोड़ेंगे और अमीनो एसिड को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, पेप्टाइड। दो अमीनो एसिड को हम जोड़ेंगे तो बनेगा डाईपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ट्राईपेप्टाइड। 4 अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो मिलेगा टेट्रापेप्टाइड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे तो मिलेगा पॉलीपेप्टाइड। और बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स को जोड़ देंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स में जब बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स रहते हैं, 100 से ऊपर रहते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। तो याद रखना अमीनो एसिड्स को जोड़ने से आपको क्या मिलने वाला है, पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में जो सिंबल हैं वो इंपॉर्टेंट है, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। तो वो हमको अमीनो एसिड की संख्या बताते हैं। जैसे हम बोले डाईपेप्टाइड, इसका मतलब 2 अमीनो एसिड जुड़े होंगे। अब कैसे जुड़े होंगे इसको आप ऐसे देखो, देखो ये हमारे पास है NH2 CH G COOH। देखो बच्चों, ये एक अमीनो एसिड हमने लिख दिया, ये हमारा एक अमीनो एसिड है, ये G कोई भी हो सकता है। और फिर से हमने एक और अमीनो एसिड लिख दिया, ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड है। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो COOH का OH और NH2 का H हटा करके आप एक नया स्ट्रक्चर बनाओगे, वो इस तरह बनेगा। देखो वो क्या बनेगा, H2N CHG CO NH CHG एंड COOH, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप बताओ, ये स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर 2 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको अपन लोग बोलेंगे डाईपेप्टाइड। और इस पेप्टाइड में ये जो CONH का बॉन्ड है, इसको कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज, इसको बोला जाता है
पेप्टाइड लिंकेज, इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड, और इस लिंकेज को अपन लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो बच्चों याद रखना, ये जो CONH जिसका रिपीटेशंस बार बार होगा, जैसे अभी तो आपने 2 एमिनो एसिड जोड़े हैं, मान लो हम 3 एमिनो एसिड जोड़ दें, जैसे यहां देखो, यहां देखो, ये एमिनो एसिड नंबर 1 है। ये एमिनो एसिड नंबर 2 है। ये एमिनो एसिड नंबर 3 है। अगर तीनों एमिनो एसिड को जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे? OH और H हट जाएगा, OH और H हट जाएगा, और जुड़ने के बाद क्या बनेगा? यही बना। इसको अपन लोग बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड। तो ट्राई पेप्टाइड कब बनता है? जब 3 एमिनो एसिड जुड़ते हैं। अब देखो ये क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। तो ये है क्या? ट्राई पेप्टाइड, मगर इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं? 2। तो पेप्टाइड लिंकेज की संख्या पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछेगा पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, तो पहले सोचो पेंटापेप्टाइड बना कैसे होगा, तो बोलोगे 5 एमिनो एसिड जुड़े होंगे तो बना होगा पेंटापेप्टाइड। अब पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, तो जितने एमिनो एसिड होते हैं उसमें से एक कम कर दो तो वो कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज की संख्या। तो याद रखना बच्चों, एमिनो एसिड को जोड़ने से बनेगा पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में नाम चलते हैं डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे नाम चलते हैं। वो नाम कहाँ से आते हैं? जितने एमिनो एसिड जुड़ेंगे उसी के बेस पर उसका नाम आएगा। अगर 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो डाई पेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो ट्राई पेप्टाइड, 4 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो टेट्रा पेप्टाइड, इस तरह से नाम आता है। जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बीच में एक लिंकेज डेवलप होता है जो कि होता है CONH। इस CONH को अपन लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज कितनी होते हैं संख्या में? तो जो नाम है ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा, जो नाम है उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो भी नाम है उससे जितने एमिनो एसिड्स जुड़े होंगे उससे एक कम होगा पेप्टाइड लिंकेज की संख्या। मतलब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि ट्राई पेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 2। हम आपसे क्वेश्चन पूछें टेट्रा पेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं तो आपका होगा 3। हम पूछे पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं तो आप बोलोगे 4, क्योंकि पेंटापेप्टाइड बना है 5 एमिनो एसिड से और पेप्टाइड लिंकेज एक कम होता है, दैट मीन्स 4। तो पेप्टाइड लिंकेज की संख्या आपसे पूछी जाती है। पेप्टाइड लिंकेज आपका CONH होता है और CONH को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देखो आगे वाली स्लाइड्स में आपने लिखा है प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के। आपको बताया हमने कि एमिनो एसिड्स को जोड़ते जाओगे तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से आगे जाकर के क्या बन जाएंगे? एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली बने किससे हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। देखो एमिनो एसिड्स A है, एमिनो एसिड्स B है, फिर आगे C है, D है, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद
जिस बॉन्ड से वो जुड़ेंगे वो बॉन्ड होगा CONH, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एमाइड होता है, बेसिकली एमाइड होता है, इसलिए हम लोग प्रोटीन को पॉली एमाइड भी कहते हैं। देखो लिखा भी है, पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप। मतलब COOH का OH और NH2 का H हटेगा तो आपका एक एमाइड बनेगा, और पॉली एमाइड होते हैं जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। देखो आप इसमें, ये मैंने समझाया है, अब वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देखो हमने समझाने के लिए एमिनो एसिड लिया ग्लाइसिन और एक और एमिनो एसिड लिया एलानिन। दो एमिनो एसिड लिए, एक लिया ग्लाइसिन और एक लिया एलानिन। देखो ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। ग्लाइसिन का OH, COOH का OH और एलानिन का NH2 का H अगर हटा दें तो ये देखो ये लिंकेज डेवलप हो गया, इसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो बना है वो क्या बन गया, डाईपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि दो एमिनो एसिड से मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए इसको अपन लोग बोलेंगे डाईपेप्टाइड। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है डाईपेप्टाइड का, उसका नाम क्या है, ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक हिस्सा ग्लाइसिन से आया, दूसरा हिस्सा एलानिन से आया, तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिल एलानिन, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में GLYALA लिखेंगे। GLY का मतलब ग्लाइसिन, ALA का मतलब एलानिन। तो GLYALA जो है वो एक एमाइड है जो कि डाईपेप्टाइड की कैटेगरी में आ रहा है। तो देखो लिखा है एमिनो एसिड्स A है जो कि ग्लाइसिल है, एमिनो एसिड B है जो कि एलानिन है, और इससे मिलकर के एक डाईपेप्टाइड बना हुआ है। लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रिएक्टिंग द पेप्टाइड कैन बी डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड। आपको बताया दो एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड, तीनों एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से नाम आता है। आप देखो ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका एलानिन है, जो ये बना है इसको हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दो एमिनो एसिड से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे डाईपेप्टाइड। आगे देखो ये हमारे पास उसी को शॉर्ट ट्रिक है, वो तो आपको पता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर डाईपेप्टाइड में एक और एमिनो एसिड जोड़ दें तो बन जाएगा ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड में एक और एमिनो एसिड जोड़ दें तो बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड में एक और एमिनो एसिड जोड़ दें तो बन जाएगा पेंटापेप्टाइड। और आपको पता है ट्राईपेप्टाइड में जो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं वो कितने होते हैं? दो। आपको बताया था एक कम करेंगे। ट्राईपेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे या पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? वो कितने होंगे? दो। टेट्रापेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? तीन। पेंटापेप्टाइड में पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? एक कम, दैट इज 4। तो ये आपसे खूब पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कैसे निकाले जाते हैं? तो आपको बताया नंबर ऑफ एमिनो एसिड, जितने एमिनो एसिड से ये जुड़ के बना है उसमें से एक घटा दो। जैसे हम आपसे पूछें ग्लाइसिन एलानिन या ग्लाइसिल एलानिन में पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड कितने हैं? तो ग्लाइसिल ये एक एमिनो एसिड हो गया और एलानिन ये दो एमिनो एसिड हो गए। तो दो एमिनो एसिड से मिलकर के ये बना हुआ है, तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने हो गए? नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने हो जाएंगे? तो दो एमिनो एसिड की संख्या दो है और -1 करेंगे तो एक पेप्टाइड लिंकेज इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेप्टाइड लिंकेज की संख्या निकाल सकते हो। अब अगर नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स की संख्या 10 से ज्यादा होती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और अगर 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स होते हैं तब हम इसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, और कितने होते हैं? 100 से ऊपर, तब हम उसको प्रोटीन कहेंगे। बस एक को छोड़ दें, इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन्स है, सॉरी जो इंसुलिन है उसमें 51 हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो देखने के लिए मिलता है, वो भी प्रोटीन की कैटेगरी में। बस इस एक एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी होते हैं वो सब 100 से ऊपर वाले होते हैं। तो अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड्स की जो संख्या है, एमिनो एसिड्स की संख्या है वो 10 से ज़्यादा है तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर एमिनो एसिड्स 100 से ज़्यादा हैं तब हम उसको प्रोटीन्स कहेंगे। और प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10,000 U या यूनिफाइड मास होता है, ये इसका मास है। आपको बता दें
कि इंसुलिन जो होता है उसमें मात्र 51 एमिनो एसिड होते हैं, मगर फिर भी वो प्रोटीन्स की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चंस को देखो और करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा इसका। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। अब आप बताओ पेप्टाइड चेन में क्या होना चाहिए, CONH 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 ऐसा होना चाहिए ना, तो CONH फिर NHCO, ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, CONH यहाँ कुछ है नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट पेप्टाइड, ये नहीं होगा। आगे देखो, इसमें देखो CONH फिर जगह छोटी, CONH फिर एक कार्बन फिर CONH आगे होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। यहाँ भी आंसर CONH मिल रहा है, मगर बीच में 2 कार्बन आ गए, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से आपको अल्फा एमिनो एसिड नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर होगा C। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, तो CONH इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, CONH फिर आगे भी CONH ऐसे होगा। तो ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन है, या इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, और जब ब्रेक करोगे तो अल्फा एमिनो एसिड मिलना चाहिए। यहाँ देखो ये अल्फा एमिनो एसिड है, मगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द पेप्टाइड चेन, तो इसका आंसर होगा C आंसर होगा। आप कर सकते हो कर लेना से, तो उसका वही आंसर लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है। अब देखो जल्दी से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड लिंकेज। देखो पेप्टाइड लिंकेज तो ये पता है कि पेप्टाइड लिंकेज है, इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, इसलिए इस तरह के इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब आप बताओ अगर आपने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, अगर आपने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए पेप्टाइड बॉन्ड का, अगर आपने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप बताओ यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, छोटी। सिंगल बॉन्ड लेंथ में बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा छोटा होता है। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा लेंथ घट जाएगी, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, जो दिखती है उससे बड़ी हो जाती है, यहाँ जो दिखती है उससे छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, तो ये लेंथ लंबी हो जाएगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट गुण है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN। तो CN बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमने बताया छोटी हो जाती है, लॉन्गर नहीं होगी, लॉन्गर तो बड़ी हो जाएगी। तो यही पॉइंट क्या है, इनकरेक्ट है। देखो लिखा है ना, CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN। तो CN से जो नॉर्मल CN की बॉन्ड लेंथ होती है, उससे प्रोटीन की बॉन्ड लेंथ क्या बड़ी हो जाती है, बड़ी नहीं होती है, बल्कि कॉन्जुगेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये आंसर इनकरेक्ट है। बाकी भी पढ़ लो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शोज दैट प्लेनर स्ट्रक्चर, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये सही आंसर नहीं है। आगे CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। तो हाँ स्मॉलर होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, मगर यहाँ पर आपको इनकरेक्ट चुनना है, तो ये स्टेटमेंट भी आंसर नहीं होगा, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला आपको पहले ही आंसर मिल गया। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, CN बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन द यूजुअल CN बॉन्ड लेंथ, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वही आंसर है, सेम टू सेम बोला गया है, वही आंसर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जिसमें चेन टाइप की रहेगी, स्ट्रक्चर रेशेदार रहता है, मतलब जो आपकी पेप्टाइड चेन टाइप की रहेगी, और एक चेन दूसरी चेन से, दूसरी चेन तीसरी चेन से, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या सल्फाइड सल्फर लिंकेज से जुड़ी रहेगी, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी रहेगी, तब हम उसको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जनरली मसल्स में या केराटिन में ये फाइब्रस प्रोटीन देखने के लिए मिलती है। और अगर प्रोटीन एक रेशा है और वही अंदर ही अंदर गोल हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है,
फाइबरस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइबरस प्रोटीन्स को आप देख लो, लिखा हुआ है अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर मतलब रेशा, ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये याद रखिएगा, जो आपकी पेप्टाइड की एक चेन है, ये पेप्टाइड की दूसरी चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड की तीसरी चेन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा अगर ये चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, तो हम इस तरह से बने हुए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? फाइबरस प्रोटीन्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरेटिन और इसके एग्जाम्पल्स हैं मायोसिन, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो, ये ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, तीन तरह के आपके रेशे दिख रहे हैं। इन रेशों के बीच में या तो हाइड्रोजन बंध है या फिर डाइसल्फर बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये रेशे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये फाइबरस प्रोटीन्स हैं। और फाइबरस प्रोटीन्स हमारे शरीर में कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? आप देख सकते हो, जो ये मसल्स हैं वो फाइबरस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं, और ये आपके फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, तो रेशा तो एक ही होता है, वो अंदर ही अंदर जुड़ करके गोल हो जाता है। देखो लिखा है व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, तो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन है, एल्बुमिन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और अगर इसको आप समझना चाहते हो तो देख सकते हो, इसमें अंदर ही अंदर कॉइलिंग हो गई है, अंदर ही अंदर गोल टाइप का हो गया है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इंसुलिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने होते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को बता देते हैं। उसके बाद की क्लास अगर ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन मोड में हम आगे जाएंगे, और अगर ऑफलाइन होगी तो हम ऑफलाइन मोड में इस क्लास में आगे चीज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रोटीन्स के बारे में हम बात करें तो आपको पता है प्रोटीन्स बने हैं एमिनो एसिड्स के। अब एमिनो एसिड्स का होता है एक क्रम कि ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर एलानिन, फिर एलानिन, फिर ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर एलानिन, फिर एलानिन। तो एमिनो एसिड्स जिस क्रम में लगे हुए हैं, उस क्रम को बताने के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कहलाता है प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हमको क्या बताता है? ये एमिनो एसिड्स के जुड़ने के क्रम को बताता है कि एमिनो एसिड्स का क्रम क्या है। एमिनो एसिड्स के जुड़ने के क्रम को जो स्ट्रक्चर बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि अगर एमिनो एसिड्स का क्रम हमने जरा सा भी बदल दिया तो वो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, और ये हमको बताता है कि प्रोटीन में एग्जैक्टली कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं और वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कौन से एमिनो एसिड्स हैं ये बताता है, और वो एमिनो एसिड किस क्रम में जुड़े हुए हैं ये बताता है। तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो कंटेन, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, कंटेन्स वन और मोर पेप्टाइड चेन। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन हो सकती हैं, खैर हमें एक चेन की बात करनी है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज़ एमिनो एसिड लिंक इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एक फिक्स सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, और वही जुड़ने का क्रम जो हमें बताता है वही कहलाता है 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से एमिनो एसिड जुड़े हैं और किस क्रम में जुड़े हुए हैं। और लिखा है एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर दें तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स का चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन डेवलप हो जाएगा, एक नया तरह का प्रोटीन डेवलप हो जाएगा, वो प्रोटीन ही बदल जाएगा। अगर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया तो फिर हमने प्रोटीन ही बदल दिया, आप ऐसा समझ लो। जैसे ये देखो, ये 1 एमिनो एसिड है, ये 2 एमिनो एसिड है, ये 3 एमिनो एसिड है, 4 एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में जनरली NH2 ग्रुप को हम इस किनारे पर रखते हैं राइट साइड में, और COOH को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसको बोलते हैं N टर्मिनल, इसको बोलते हैं C टर्मिनल। जहाँ NH2 रहेगा वो N टर्मिनल कहलाता है,
जहाँ COOH रहेगा उसको C टर्मिनल कहते हैं। और इसमें जो एमिनो एसिड्स का जो भी क्रम है उस क्रम की इंफॉर्मेशन का पता लगाना उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखो लिखा भी है, N टर्मिनल को शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। C टर्मिनल मतलब COOH को हम रखेंगे शुड बी ऑन द राइट साइड। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आना चाहिए। अब अगर हम सेकेंडरी एमिनो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें जो एमिनो या पेप्टाइड लिंकेज वगैरह होते हैं वो अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं। देखो अपन लोगों ने पहले तो ये सीखा कि एमिनो एसिड कौन से जुड़े हैं और किस क्रम में जुड़े हैं। एमिनो एसिड कौन से जुड़े हैं और किस क्रम में जुड़े हैं ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जब हमें पता लग गया कि कौन से एमिनो एसिड हैं किस क्रम में जुड़े हैं तो अब हम बात करेंगे कि उनमें जुड़ाव तो हो गया मगर उनमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो फर्दर स्टेबिलिटी कैसे आती है, वो जो एमिनो एसिड्स की जो चेन है वो और ज़्यादा स्टेबलाइज कैसे होती है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, घुमाव लाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के शेप्स एक्वायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। लिखा भी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 2 फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स मतलब स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर और प्लीटेड शीट मतलब जैसे आपने देखा होगा पर्दे जब घरों में टंगे होते हैं तो उनमें मोड़ आ जाते हैं, मुड़े हुए पर्दे। अभी मैं दिखाता हूँ स्लाइड्स में, तो वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर हो सकता है और बीटा प्लीटेड शीट टाइप स्ट्रक्चर हो सकता है। ये हमको बताता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये क्यों बनता है, फर्दर स्टेबिलिटी को लाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। हेलिक्स आपको पता है स्प्रिंग, और प्लीटेड आपको बताया जैसे प्लीट्स होती हैं शर्ट्स में या फिर कर्टन्स में, ये उस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। आप देख सकते हो ये आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये आपका बीटा, ये देखो मोड़ दिख रहा है ना, ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों आपको, हमें लगता है कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हमें लगता है हमें यहाँ पे ओवर करनी चाहिए, और इसके आगे की जो क्लास है अब हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस मोड में हम लोगों को पढ़ना है। फिलहाल के लिए आपको मैंने जितनी चीज़ें हो सकती थी वो एमिनो एसिड्स में बता दी हैं। कुछ टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एमिनो एसिड जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। मैं क्वेश्चंस के वीडियोस जैसा मुझे मौका मिलता रहेगा डालता रहूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाए, इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।